नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एएलपी एग्जाम के फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट के सारे रीजनिंग में पूछे गए 25 क्वेश्चन। और अगर आपने हमारे एनटीपीसी बैच में पढ़ा था तो आपको नजर आएगा कि काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में हूबहू हमारी क्लासेस से ही पूछे गए हैं। तो आइए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो, अगर बात आती है सर्कल की तो भी हम बेटा इसे स्ट्रेट लाइन बनाकर काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपना लेफ्ट राइट और इनका लेफ्ट राइट सेम रखते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जो एक्सट्रीम राइट वाली सीट है जब इसके दाईं ओर जाएंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे और बाईं ओर जाने पर यहाँ आ जाएंगे। बस ये बात का ध्यान रखना होता है, इसके अलावा बाकी काम बड़ा ही आसान है। जैसे देखिए, पहला पॉइंट क्या है, बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डी को कहीं भी रख लीजिए और उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी को रख लेंगे। बोला गया ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। अगर ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है मतलब ये तीनों लगातार होंगे। लेकिन अभी ए के बाईं ओर कौन है और दाईं ओर कौन है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। दो संभावनाएं यहां होंगी। ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ के लिए केवल एक सीट बची और इसके बाईं ओर दूसरा स्थान, पहला स्थान और दूसरा स्थान, इस दूसरे स्थान पर ई आ गया। और अगर ई यहां आएगा तो सी को हमें यहां रखना होगा। हमारा अरेंजमेंट बन गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, बी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है। यानी हम बी से एफ की ओर देखेंगे तो बी के ठीक बाईं ओर एफ है। बी के ठीक बाईं ओर एफ है, पहले क्वेश्चन का आंसर ठीक बाईं ओर। अगला क्वेश्चन, ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है और यहां देखिए आपको दिया गया है x 346, 9 और y। देखिए 346 की जब हम बात करते हैं, ये नंबर आपको ध्यान रखना होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर, क्यूब और उनके आसपास का नंबर। अगर आप इसे गौर से देखिए 346 को ना, तो 346 जो है वो 7 की क्यूब प्लस 3 है। तो अगर हम पहली संख्या x अगर हम 7 ले तो 7 की क्यूब प्लस 3 दिख रहा है। अगला नंबर 9, तो ये नंबर y 9 की क्यूब प्लस 3 होना चाहिए। क्या 9 की क्यूब 729 प्लस 3 करेंगे 732 हो जाएगा। तो देखिए हमें पहला नंबर 7 और दूसरा नंबर 732, जिस ऑप्शन में अगर ये दिख रहा है यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये एनालॉजी थोड़ा सा नए टाइप का पूछा इन्होंने। अगला भी देखिए सिमिलर है, सेम टाइप है, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। यहां देखिए x और 679 है और 864 और y है। अब नंबर्स पर पहले गौर करते हैं। हमें यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शंस की मदद लेनी होती है। ऑप्शंस में जो नंबर्स दिख रहे हैं उनमें से देखिए x का मान जो है वो बड़ा है 679 से और y का मान 864 से छोटा है। अगर ऐसा दिख रहा है और ये नंबर किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास के अगर नंबर नहीं दिख रहे हो वैसे, तो इस स्थिति में हम ये कर सकते हैं, हम देखते हैं इनका डिफरेंस। हम डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस सेम आ सकता है या नहीं। तो हम एक रफ तरीका यूज करते हैं। जैसे देखो 12 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो 3 आएगा। यहां भी देखिए क्या 3 का डिफरेंस है, नहीं। यहां अगर आप नंबर्स में देखिएगा तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 का डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस पर सेट नहीं हो रहा। सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए एक बार रफ डिफरेंस, यूनिट डिजिट का ही डिफरेंस देख लेते हैं, उसी से काम हो जाता है। अब ये 5 है, 5 को 15 बनाइए और 15 से 9 को घटा दें। 15 से 9 को घटा देंगे तो 6 आ रहा है। तो यहां डिफरेंस 6 का दिख रहा है और यहां भी देखिए तो ये 14 में से भी 8 जाएगा तो 6 आ रहा है। दोनों जगह डिफरेंस अगर मैच हो रहा है तो एक बार इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए। यानी x के स्थान पर 825 रख लीजिए और 825 में से 679 घटा लीजिए तो इनके बीच 146 का अंतर आ रहा है। क्या ऐसा ही अंतर आपको 864 और 718 में आ रहा है? जी बिल्कुल, 146 ही आ रहा है। अगर आ रहा है तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर है। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन से दो नंबर को हम इंटरचेंज करें कि हमारी वैल्यू बिल्कुल सेट हो जाए। देखिए यहाँ पे ये डिवाइड का साइन रखिएगा, है ना, ये डिवाइड का साइन। तो अगर हम 84 को 7 से भाग करेंगे तो 12 आ सकता है। और 84 इनमें से और किस किस संख्या से मतलब 7 से भाग हो सकता है, और कोई संख्या है क्या? देखो एक 21 है, 42 है। तो 84 और 42 को भी बदल कर देख सकते हैं।
21 और 84 के स्थान को भी बदल कर देख सकते हैं। ऑप्शन में देखिए तो आपको इनमें से अगर कोई दिख रहा है तो अच्छी बात, और अगर नहीं दिखता तो हम इसको पहले ही डिवाइड करके रख लेते, क्योंकि इनमें फिर कोई बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन 84 और 42 हमें दिख रहा है, तो एक बार अगर हम यहाँ 42 और यहाँ 84 रखकर देखें, कैलकुलेट करके देखते हैं, तो देखो 42 को 7 से काटा तो 6 हो गए, 6 गुना 2 12 हो गया, तो यहाँ नंबर ये 12 बन गया। 12 15 माइनस 5 75 हो गया, और प्लस में 84 हो गया, और आगे देखिए 21 गुना 4 ये भी 84 हो गए। तो कुल मिलाकर 84 प्लस 12 और 75 और 84 को अगर हम काट दें तो प्लस 9, तो 84 प्लस 12 96, और 96 और 9 जोड़ देंगे 105। बिल्कुल सेट हो रहा है। अगर सेट हो रहा है मतलब यही चेंज करना है। अगर इसे चेंज नहीं करना होता तो हम 84 और 7 को आपस में भाग करके पहले से रख सकते थे और फिर काम करते। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत इजी आया। अल्फाबेटिकल सीरीज, इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन ये था नहीं। b प्लस 4 कीजिएगा, b में 4 जोड़ने पर f आता है, f में 4 जोड़ रहे हैं j आ रहा है, j में 4 जोड़ रहे हैं n, n में 4 जोड़ने पर r। इसी प्रकार से अगर हम r में 4 जोड़ते तो पहला लेटर v आना चाहिए था। v हमें केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, आगे कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, हमारे एक लेटर से ही आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, ये है ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। ये भी अल्फाबेट का है, तो हम बस इनके बीच का गैप देखेंगे। h प्लस 4l और l को e बनाने के लिए -7 करना होगा। f प्लस 4j, j -7c, s प्लस 3 होता है v और v -6 हो रहा है। o प्लस 4s और s -7, बाकी सभी में +4 और -7 का गैप है, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में +3 और -6 है। हाँ देखिए, एनालॉजी के 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं। तीसरा भी देखो नंबर का ही केस है इस शिफ्ट में, और यहाँ नंबर आपको डेसिमल में दिख रहा है। जहां नंबर आपको डेसिमल में दिखने लगे तो आपको सबसे पहला लॉजिक लगाना होता है मल्टीप्लिकेशन का। 9.6 को कितने से गुना करें कि 16.8 आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो देखो 9.6 का हाफ अगर जोड़ दें यानी 4.8 जोड़ दें तो 8 और 6 14 और 9 और 4 मतलब 10.4 हो जाएगा, 14.4, और इसमें अभी भी 2.4 का गैप है। तो बेसिकली क्या है, 9.6 अपना वन टाइम है, ये आधा है, और ये 0.25 है। यानी डायरेक्ट अगर देखोगे तो आप कह सकते हैं ये 1.75 टाइम्स है, पौने 2 गुना। पौने 2 गुना दिख रहा है ये। अगर ये पौने 2 गुना दिख रहा है तो बस 18 का भी पौने 2 गुना निकालना होगा। 18 का पौने 2 गुना यानी 1.75 टाइम्स कैसे निकालेंगे, तो देखो बस आधा करते जाओ। 18 18 का आधा कर दिया 9, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 और आधा 1.5 हो गया। अब इसका भी आधा कर दो यानी 4.5 और, तो ये 0.25 हो गया, जोड़ लो। तो 18 9 27 31.5 आ रहा है। क्या ऑप्शन में 31.5 है? जी बिल्कुल है, तो हमारा आंसर 31.5 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सिलॉब्स, सभी मछलियां पक्षी है, सभी पक्षी जानवर है, यानी ऑल फिशेज आर बर्ड्स एंड ऑल बर्ड्स आर एनिमल। तो ऑल फिशेज आर बर्ड्स एंड ऑल बर्ड्स आर एनिमल, फिश बर्ड और एनिमल, ये बना लिया हमने फिगर। अब पहला देखिए क्या बोल रहा, ऑल एनिमल्स आर फिशेस। क्या सारे एनिमल फिशेस हैं? नहीं, एनिमल बड़ा है, फिशेस छोटा है। सम बर्ड्स आर फिशेस, यस, फिश का कुछ भाग बर्ड में है और बर्ड का कुछ भाग फिश में है, यानी सम बर्ड्स आर फिशेस, ये सही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। ठीक है, आइए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अगला क्वेश्चन आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को अगर हम गौर से देखें तो यहां देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। बोला गया हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड। इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब ठीक पहले, बाय एन इवन नंबर, तो सिंबल के पहले वाला नंबर इवन होना चाहिए, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। यानी हमें सीक्वेंस ढूंढना है, इवन नंबर सिंबल इवन नंबर, इवन नंबर सिंबल लेकिन इवन नंबर नहीं, इवन नंबर सिंबल नहीं, इवन इवन इवन, इवन नंबर सिंबल इवन नंबर। 8 पाउंड 6 और आगे इवन नंबर है नहीं, यानी हमें एक ही मिला
तो हमारा आंसर यहाँ 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अच्छा, बॉक्स बेस्ड, देखो एक सेटिंग अरेंजमेंट भी दिख गया सर्कल का, एक बॉक्स बेस्ड पजल का भी दिख रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक अलग से स्लाइड ले रहे हैं और यहां इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्या बोला गया। 7 boxes A, B, C, D, E, F, G are placed one above the other but not necessarily in the same order. D is placed third from the bottom. तो D नीचे से तीसरा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, नंबरिंग भी अपनी नीचे से कर लेंगे और नंबरिंग को नीचे से करके नीचे से तीसरे स्थान पर C को कर लेंगे, D को कर लेंगे, है ना। तो 7 6 5 4 3 2 1, तो नीचे से तीसरा बेटा डी हो जाएगा, तो डी को रख लिया तीसरे नंबर पर। अगला स्टेटमेंट देखिए, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच एक बॉक्स है, यानी एफ और एक बॉक्स को छोड़कर ए आएगा, लेकिन अभी ये नहीं पता दोनों में से ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच 3 बॉक्सेस आने हैं, तो जी 3 बॉक्सेस के बाद ई आएगा। अब ये नहीं पता इन दोनों में से अभी ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो 2 संभावनाएं होंगी। ठीक है, दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखना है। बी इज प्लेस्ड जस्ट अबव एफ, ये क्लियर है कि एफ के ठीक ऊपर बी है, एफ के जस्ट ऊपर कौन है, बी है, ये तो फिक्स है, ये दोनों लगातार आने। एंड ई इज प्लेस्ड वन ऑफ द प्लेस अबव डी, ई जो है डी के कहीं ऊपर है। अब अगर डी के ऊपर है तो ऊपर 7 6 5 4 किसी में भी हो सकता है, जरा रख कर देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें डी ई को, अगर हम चौथे स्थान पर रखें तो ई से चौथे स्थान पर जी को आना है। अगर हम ई को यहां रखेंगे तो जी चौथे स्थान पर नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर भी 3 नीचे भी 3। एक बार देखते हैं, अगर ई को यहां रखकर 5वें स्थान पर, और एक और केस बन सकता है अगर ई छठे स्थान पर हो। यही 2 केस हो सकते हैं ई के। अगर हम ई को यहां रखेंगे तो ई से चौथे स्थान पर जी आना चाहिए, 1 2 3 के बाद जी नहीं आ पाएगा, इसलिए ई को हम सबसे ऊपर भी नहीं रख सकते। यही 2 केसेस बन सकते हैं। अब देखिए बोला गया बी और एफ लगातार आने हैं। पहले केस में अगर बी और एफ को लगातार आना है तो बी और एफ यहां हो जाएगा, लेकिन बेटा एफ से दूसरे स्थान पर ए भी आना चाहिए। एफ और ए के बीच एक बॉक्स था, तो एफ और ए आ जाएगा, एफ से दूसरे स्थान पर ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, चलो तो ये हमारे पास आ गए। अब बचा है कौन, तो बचा है बेटा सी और जी, सी और जी। और ई से चौथा जी आना चाहिए था, ई से पहला दूसरा तीसरा चौथा जी यहां आ जाएगा। इस केस में पहला दूसरा तीसरा चौथा जी यहां आ जाएगा। बचा सी, तो सी यहां आ जाएगा। अब देखो इस केस में बी और एफ को रखते तो 2 लगातार स्थान यहां होते, लेकिन फिर एफ से दूसरे स्थान पर ए संभव नहीं होता। सेकंड केस गलत हो गया, हमारा फर्स्ट केस सही हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच कितने बॉक्स दिख रहे हैं, तो देखिए ई और सी के बीच 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, यानी हमारा आंसर होगा 2, 2, चौथा ऑप्शन। तो कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, आसान ही प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए ये, अगर आपने ईमानदारी से बताऊं, अगर आपने ये एनटीपीसी वाले बैच में पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कोडेड रिलेशन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। हमें देखिए सवाल क्या पूछा गया, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, क्यू का संबंध एस से क्या है। तो देखो हम एस की ओर से बढ़ेंगे दाएं से बाईं ओर, और जो रिलेशन जो हमें साइन मिल रहा है बस इसका चेन बना लीजिए। तो पहला साइन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ पत्नी, और दूसरा डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ है पिता। तो पत्नी का पिता ससुर होता है, हमारा आंसर पत्नी का पिता होगा, ससुर होगा। बिना कुछ किए, बिना फैमिली ट्री बनाए आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे, बस साइन का चेन बनाना था आपको। ठीक है, तो ये काम 5 से 10 सेकंड के अंदर आराम से हो सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आइए ये क्वेश्चन देखिए। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो यहां एक रूल लगता है कि अगर शब्द में समान वर्ण है तो उसके लिए कहीं ना कहीं समान कोड का इस्तेमाल किया गया होगा, यानी कॉमन लेटर कॉमन कोड, कॉमन लेटर कॉमन कोड।
जैसे देखो इन तीनों में ROM कॉमन है, तो भाई कोड में भी 3 डिजिट कॉमन होगा। कौन कौन से 3 डिजिट कॉमन दिख रहे हैं? देखो 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। तो बस अब दिमाग में ये रखना है आपने कि 9 जो है वो F के लिए है और E के लिए 1 है। आपसे सवाल क्या पूछा गया? E का कोड क्या होगा? हमारा उत्तर होगा E का कोड 1 होगा। ठीक है, चलिए। तो कॉमन लेटर कॉमन कोड का लॉजिक था। अब देखिए ये भी एक तरह का एनालॉजी ही है। एनालॉजी को डिफरेंट टाइप से पूछा गया। बोला गया ZX इज रिलेटेड टू AC। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि Z और A एक दूसरे के रिवर्स लेटर हैं, X और C भी एक दूसरे के रिवर्स लेटर होते हैं। रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स ये ध्यान रखोगे तो एक बार में दिख जाएगा। U का रिवर्स F और S का रिवर्स H, ये भी है। तो P का रिवर्स K और N का रिवर्स M, तो हमारा आंसर KM होना चाहिए। KM हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, हमारा आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगेन देखिए एक और अल्फाबेटिकल सीरीज आपको नजर आ रही है। अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर देखोगे तो D +7 K +7 R +7 Y, तो Y में भी 7 जोड़ लीजिए, F आएगा। तो पहला लेटर तो F आएगा, ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है। उसी तरह F +7 M होता है, M से 7 लेटर आगे जाने पर T आता है, T से 7 लेटर आगे जाओगे A आएगा, तो A से 7 लेटर आगे जाएंगे H आएगा। सेकंड लेटर H होना चाहिए, हमारा आंसर ऑप्शन C होगा। हमारा आंसर ऑप्शन C होगा। तो आप कोई बहुत ज्यादा नहीं, देखो फिर से एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, इस बार ही आया है रो का। तो ये लीनियर लाइन है और 7 पर्सन बैठे हैं, हम 7 पोजीशंस बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बस ध्यान रखिएगा चूंकि ये लाइन का क्वेश्चन है तो हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। सर्कल का था तो हम इसके आगे जा सकते थे, साइकिलिक बना देते, इससे आगे जाने पर यहां आ जाते, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। अब देखो क्या बोला गया, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के बाईं ओर 3 व्यक्ति होना चाहिए, तो बाएं की 3 सीटों को छोड़कर बी को लिख लीजिए। ओनली के इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी। जी के दाईं ओर केवल के है और कोई नहीं है। जी के दाईं ओर केवल के तभी संभव है जब के दाईं छोर पर हो और उससे दूसरे स्थान पर जी हो, तभी जी के दाईं ओर सिर्फ के दिखेगा, के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, तो जी और डी के बीच 3 व्यक्ति, यानी 1 2 3, 3 को छोड़ दो, डी को रख लो। और बोला गया सी इज सिटिंग समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ एफ बट समवेयर टू द राइट ऑफ ई, यानी ई के राइट में कहीं सी दिखना चाहिए और सी के राइट में। तो देखो 3 जो खाली स्थान दिख रहे हैं उसमें से पहला स्थान पे ई के राइट में सी और सी के राइट में एफ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और बोला गया क्या, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो देखो 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, हमारा आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, इसमें आसानी से हम लोग ये काम कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन ने बोला है कि यदि शब्द कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार से बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठा होगा? अब क्या करते हैं ना बच्चे, इसी सब क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो लग जाते हैं वर्ड के सारे लेटर को चेंज करने। हमें सारे को नहीं करना, हमें दाएं से छठा देख लेना कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यू। और यू एक स्वर है, एक वॉवेल है, और वॉवेल को क्या करना है, अगले उसके बाद वाले अक्षर से चेंज करना है, नेक्स्ट से चेंज करना है, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट से चेंज करना है। तो यू का नेक्स्ट क्या होता है? वी होता है। हमारा आंसर डायरेक्ट वी आ जाएगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए। कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती है जिसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, अगेन ये भी वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड अरेंजमेंट के ही है। इफ ईच वॉवेल इन द वर्ड रियलिज्म इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर, मतलब सभी को तो नेक्स्ट लेटर से ही बदलना है, ठीक है। इंग्लिश और in English alphabet and then arranged in reverse order of the English alphabet, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करेंगे, यानी इनमें से जो सबसे पहले है वो सबसे आखिर में, यानी ए के बाद बेटा ई आएगा, ई के बाद आई के बाद एल के बाद एम,
M के बाद R और S। ठीक है, तो हमें ये पूछा जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से चौथा कौन सा है, तो लेफ्ट से चौथा L है ना बेटा, लेकिन ध्यान रखना हमें सभी लेटर को नेक्स्ट लेटर से बदलना था, यानी L को हमें नेक्स्ट लेटर से बदलेंगे यानी M बना देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ M होगा। तो सेकंड वाला ऑपरेशन पहले कर लिया, फर्स्ट वाला बाद में किया, हमारा टाइम बच गया। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चंस पढ़िएगा जरूर, उससे आपको ये पता चलता है कि आप काम जल्दी कैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 18वां प्रश्न। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ध्यान से देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत आसान था ये भी, आप इसे ऑल्टरनेट सीरीज का लॉजिक लगाकर भी इसे सॉल्व कर सकते थे। देखो 26 प्लस 10 होता है 36 और 36 प्लस 30 66, और यहां भी देखो तो 30 का अंतर है और 30 के बाद 90 का अंतर है, यानी डिफरेंस 3 गुना हो रहा है। 10 से 30 हुआ, 30 से 90, तो यहां भी अगला डिफरेंस 3 गुना होना चाहिए, यानी 90 जुड़ जाना चाहिए 66 में। 66 में 90 जोड़िएगा तो हमारा आंसर आएगा 156, 156। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये भी देखिए एनालॉजी, भर भर कर एनालॉजी के क्वेश्चन है। देखो ये भी रिवर्स लेटर की एनालॉजी है, एफ का रिवर्स यू, आई का रिवर्स आर, एन का रिवर्स एम, डी का रिवर्स डब्ल्यू। बेंट में भी सब रिवर्स, मतलब सारे रिवर्स होने चाहिए। एस का एच ठीक है, ए का जेड ठीक है, आई का आर ठीक है, लेकिन डी का डब्ल्यू होना चाहिए था। तो डी डब्ल्यू ए जेड, जेड नहीं है, ये भी गलत। एच एस ई वी आर आई ओ एल, ये बिल्कुल सेट हो रहा है, सारे रिवर्स लेटर हैं। तो हमारा आंसर सेकंड वाला ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा देखते हैं इसे, इसे कैसे करना है। ठीक, ऑड वन आउट, आर यू वाई, तो आर और यू के बीच 3 का गैप है, तो हम लिख सकते हैं +3 एंड यू +4 इज वाई, के +3 एन +5 एस, ई +3 एच +5 एम, और j +3 m +5 r। बाकी सभी +3 +5 के साथ है, पहला वाला +3 +4 बन रहा है, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट वाला होगा, पहला ऑड है। आइए मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में साइन चेंज करने वाला ये है, एक क्वेश्चन हमने किया था जहां नंबर्स एक्सचेंज हो रहे थे, ये वाला क्वेश्चन है जहां साइन रिप्लेस करना है। तो i के स्थान पर प्लस, जहां भी i दिख रहा है वहां प्लस कर लो, j के स्थान पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, l के स्थान पे माइनस, तो k के स्थान पर डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, बॉडमास रूल यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो 38 + 3 चौक 12, 12 - 8 + 11। ठीक है, इसको काट लो प्लस का 3, तो 38 और 12 50 और 3 53, हमारा आंसर होगा 53 53। ठीक, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। अगेन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अगेन अगर आपने ये क्वेश्चन 10 सेकंड में कर लिया तो इसे आसानी से हम 10 सेकंड में कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। अगर आपने एनटीपीसी वाले बैच में पढ़ा है तो हमने इसे सॉल्व करने का एक मेथड सीखा था जिसे हम लोग कहते हैं NESW मेथड। तो यहां यही लगा लेना NESW मेथड। कैसे लगाना है देखो, बोला यार बांदा स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स 19 किलोमीटर, ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट। तो बांदा जो है वो एक बिंदु ए से चलना शुरू कर किया और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर गया, तो आप वेस्ट के नीचे 19 लिख लीजिए। देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 22 किलोमीटर्स, यहां से लेफ्ट मुड़ी और 22 चली, तो वेस्ट का लेफ्ट साउथ होता है जी, तो साउथ के नीचे 22 लिख लीजिए। बोला गया टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25, यहां से भी लेफ्ट मुड़ गई और 25 चली, तो भाई साउथ का लेफ्ट ईस्ट, ईस्ट में लिख लिया 25। एंड शी टेक्स अ लास्ट लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 22, यहां से भी जब लेफ्ट मुड़ी यानी नॉर्थ की ओर मुड़ी और नॉर्थ की ओर मुड़कर चली 22, ठीक है, एंड स्टॉप्स एट पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक, तो देखो साउथ का 22 नॉर्थ के 22 से कट जाता है, रूल यही है, ऑपोजिट को काटो सेम को ऐड करो, और ईस्ट और वेस्ट भी ऑपोजिट है तो ये भी घट जाएगा, यानी ये 6 किलोमीटर पूर्व में है। स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 6 किलोमीटर किधर है, पूर्व में, ये दिमाग में रखिएगा। ईस्ट की वैल्यू 6 बची। सो हाउ फार इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच ए अगेन, यानी वापस जाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो वो 6 किलोमीटर पूर्व में है,
लेकिन उसे जाना वापस है, यानी उल्टा जाना है। उल्टा जाने के लिए दिशा को बस उल्टा कर देना, डिस्टेंस तो वही रहेगा, दिशा उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हमें उल्टा जाना है, फाइनल पॉइंट से इनिशियल जाना है। यानी 6 किलोमीटर ईस्ट को हम बना देंगे 6 किलोमीटर वेस्ट, यानी इसका आंसर होगा 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या था। 23वां क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखो, बी यू एन, बी यू एन, ये तीनों कॉमन है तो नंबर्स भी कॉमन होंगे। कौन कौन से नंबर कॉमन? देखो 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 8 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। तो देखो एम का कोड 1 बता सकते हैं और टी का कोड 3 बता सकते हैं। आपसे टी का कोड पूछा गया है 3, हमारा आंसर भी होगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सिलोजिज्म का। देखिए दो स्टेटमेंट मिल रहे हैं, सभी पौधे गंडे हैं, यानी ऑल प्लांट्स आर राइनोसोरस, एंड सभी पौधे प्राणी हैं, ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स। सो ऑल प्लांट्स आर राइनोसोरस एंड ऑल प्लांट्स आर एनिमल। इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? तो ऑल प्लांट्स आर राइनोसोरस एंड ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स। ध्यान रखिए, प्लांट राइनोसोरस के भी अंदर होना चाहिए और एनिमल के अंदर भी। अब देखिए बोला गया ऑल राइनोसोरस आर प्लांट, क्या सारे राइनोसोरस प्लांट है? नहीं, सारे प्लांट राइनोसोरस हैं, सारे राइनोसोरस प्लांट नहीं। सम एनिमल्स आर राइनोसोरस, यस, ये वाला जो हिस्सा है, चूंकि ये राइनोसोरस का भी है और एनिमल का भी है, तो ये कुछ भाग ऐसा है राइनोसोरस का जो एनिमल हमें दिख रहा है, यानी यहां दूसरा सही है। तो हम आंसर करेंगे ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष 2, यानी कंक्लूजन 2 सही है। आइए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके सेट का 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25वां क्वेश्चन ये आपको नजर आ रहा है, और ये है स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड कॉज, है ना? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो स्टेटमेंट ने क्या कहा है इसको पहले समझिएगा। बोला ये जा रहा है 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। अच्छा, लॉन्ग क्यूज वेर सीन आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट काउंटर्स इन सिटी एक्स ऑन 14 जून 2023। ठीक है, अब इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, देखो पॉसिबल कॉज, ऑप्शंस में लिखा हुआ ना पॉसिबल कॉज, यानी संभावित कारण। क्या संभावना हो सकती है कि 14 जून 2023 के दिन विद्युत विभाग के बाहर लोगों की लंबी कतार देखी गई? क्या हो सकता है? पहला मिल रहा है शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि है। द लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इन सिटी एक्स इज 15th ऑफ एवरी मंथ। 14 की लाइन, इसका अर्थ तो यही नजर आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं वो लास्ट डे के आसपास पहुंच गया है ना? नेक्स्ट डे लास्ट डे है और लाइन लंबी लगने का कारण ही यही है कि 15 तारीख आखिरी डेट है और ज्यादातर लोग आखिरी डेट उसके आसपास ही जाते हैं क्या बिल जमा करने। सेकंड देखिए, जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। Many people were not able to pay electricity bills online due to server failure in June 2023। मतलब लोगों की लंबी कतार बाहर क्यों लगी? आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट की ही प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को वहां फिजिकली जाकर जमा करना पड़ रहा है। मतलब ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। यानी आप यहां ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही संभावित कारण है, पहला भी संभव है और दूसरा भी संभव है। ऑनलाइन नहीं होने के कारण फिजिकली जाना पड़ रहा है और लास्ट डेट करीब है, इसलिए कहीं ना कहीं लास्ट डेट के ठीक पहले वाले दिन लोग कतार में लगकर अपना बिल का भुगतान कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका आंसर करेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द पॉसिबल कॉज। तो बच्चों ये थे 25 क्वेश्चन आपके सेट नंबर 1 के। इसी तरह मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, सेट नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे, और आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने कोई बैच परचेज नहीं किया और आप टारगेट कर रहे हो अपने अपकमिंग एनटीपीसी के एग्जाम का या ग्रुप डी के एग्जाम का, तो आप हमारे ऐप मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल, इस ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी बैच परचेज करें।
तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले सेट में, अगले सेशन में, अगले सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।